नमस्कार बच्चों। आज हम आर्ट्स हिंदी कक्षा के माध्यम से हिंदी साहित्य के अविस्मरणीय कथाकार प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दारोगा के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम नमक का दारोगा कहानी का सार विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों? नमक का दारोगा कहानी के मुख्यतः दो पात्र हैं, मुंशी बंशीधर और पंडित आलोपीदीन। बाकी और जो इसमें पात्र दिखाए गए हैं वो तो कहानी को गति और उसको स्पष्टता प्रदान करने के लिए गए हैं। इन दोनों पात्रों में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं जो कहानी के पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पंडित आलोपीदीन संपन्न परिवार से हैं, मीठा बोलने वाले हैं, बोलने में उनकी वाक्पटुता देखते ही बनती है और दूरदृष्टि रखने वाले हैं। वे साधन संपन्न हैं और समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में हैं। लेकिन मुंशी बंशीधर के जो गुण हैं वो आलोपीदीन से भिन्न हैं। इसलिए हमें मुंशी बंशीधर सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। वे एक निर्धन परिवार से संबंध रखते हैं। उनकी पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ही नाजुक है, दयनीय है। लेकिन उनके जो पिता हैं वो उन्हें रिश्वत और बेईमानी का रास्ता अपनाने की बात करते हैं। जब वे सरकारी नौकरी के लिए जाना चाहते हैं तभी उन्हें यही समझाते हैं कि सरकारी नौकरी में जो वेतन होता है, मासिक वेतन होता है, वो तो पूर्णमासी के चांद के समान होता है जो एक बार पूरा दिखाई देता है, उसके बाद घर के खर्चों में कम होता चला जाता है। और हमने देखा कि बंशीधर हैं वो अपना पूरा काम उनके पिता के इस प्रकार समझाने के बाद भी अपना सारा का सारा जो काम है बड़ी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठता से करते हैं। वे जब नमक का दारोगा बने थे तो उन्होंने कठोरता से अपना कर्तव्य निभाया था। एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना काम किया था और वे चाहते तो धन को महत्व दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मानवीय जो मूल्य थे उनको महत्व दिया और पूरी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठता से अपना काम किया। इन्हीं गुणों के कारण बंशीधर हम सब पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और हम उनसे प्रभावित होते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित आलोपीदीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू या पक्ष उभर कर आते हैं? हमने नमक का दारोगा कहानी पढ़ी तो उसमें पंडित आलोपीदीन के हमने दो पहलू देखे। पहला जो पक्ष था उसमें उन्हें एक कुशल व्यापारी के रूप में दिखाया गया है और वो अपना काम निकलवाने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से बड़ी ही विनम्र और मृदु भाषा का प्रयोग करते हैं। अपनी मीठी जुबान और व्यवहार के कारण ही वो ये सिद्ध कर देते हैं कि वो एक कुशल व्यापारी हैं। साथ में हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वो अपना काम निकालने के लिए बंशीधर जैसे ईमानदार व्यक्ति को रिश्वत देने का भी प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि जब उनको अदालत में ले जाया जाता है तो वहाँ भी वो अपने पैसे के बल पर वहाँ से बरी हो जाते हैं, बाइज्जत छूट कर आ जाते हैं। केवल अपनी रक्षा ही नहीं करते बल्कि वे बंशीधर को भी नौकरी से निकलवा देते हैं। इस प्रकार हम पहला पक्ष उनका देखते हैं तो उसमें वो एक स्वार्थी व्यक्ति कहें या ये कहें कि धन के बल पर अपना काम निकलवाने वाला व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। जबकि उसके जो दूसरा पहलू है, दूसरा जो पक्ष है, उसमें उनको बिल्कुल ही भिन्न दिखाया है। और इसका कारण ये हो सकता है कि उन्होंने बंशीधर को नौकरी से निकलवाकर बाद में सोचा होगा कि ये उनके द्वारा अन्याय हो गया है, गलत काम हो गया है, क्योंकि इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं जो अपना काम ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से करते हैं विरले ही होते हैं। और यही कारण है कि वो अपनी पूरी जायदाद का उनको स्थायी मैनेजर बनाने के लिए उनके पास आते हैं। उनकी जो
मेहनत थी, उनका जो ईमानदारी पक्ष था, या ये कहें कि अपने कर्तव्य के प्रति जो निष्ठा थी, उसको देखकर ही वो उनके पास आए। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मुंशी बंशीधर ने आलोपीदीन के चरित्र को बदल कर रख दिया। हमारा तीसरा प्रश्न है, कहानी के लगभग सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। निम्नलिखित पात्रों के संदर्भ में पाठ के उस अंश को उद्धृत करते हुए बताइए कि यह समाज की किस सच्चाई को उजागर करते हैं। पहला है वृद्ध मुंशी। यदि हम वृद्ध मुंशी की बात करें तो ये सरकारी नौकरी करने वाले एक बहुत बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, जो अपना घर खर्च चलाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए रिश्वत लेने का पक्षधर है। जो वृद्ध मुंशी हैं, उनके ऊपर घर की पूरी जिम्मेवारी है। वो जीवन के सुखों को रिश्वत और बेईमानी के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। वो अपने पुत्र को भी यही बात समझाते हैं, और ये जो समझाने का प्रसंग है, ये हम पाठ में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो अपने बेटे को कहते हैं कि घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण से के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वह घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं, मैं कगारे का एक वृक्ष हूँ, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तार हो, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, और तुम्हें मैं क्या समझाऊं। इस तरह की जो बातें हैं, वो वृद्ध मुंशी वंशीधर को समझाते हैं, लेकिन वंशीधर पर इनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा दूसरा पक्ष आता है इसमें, वकील। वकीलों का काम हमने इस कहानी के माध्यम से देखा कि वो किस प्रकार सच को झूठ और झूठ को सच सिद्ध करने में लगे रहते हैं। उनकी जो रोजी रोटी है, वो इसी बात पर टिकी होती है कि वो किस प्रकार किसी अपराधी को सच्चा और ईमानदार सिद्ध करें। जब उनका झूठ किसी भी प्रकार सच सिद्ध हो जाता है, तो वे बड़े ही खुश होते हैं। जब आलोपीदीन को अदालत से बरी कर दिया गया, तो वकीलों ने इस फैसले का खुश होकर उछलकर स्वागत किया। और जब मुंशी वंशीधर को कोई दोष नहीं था, उसके बाद भी उसको उसकी विचारहीनता और उसके कारण सजा मिली, तो उसका भी जो खामियाजा है, वो वंशीधर को झेलना पड़ा। अगला है इसमें, शहर की भीड़। शहर की भीड़ तो तमाशा देखने वालों की तरह होती है। वो विचारधारा ऐसी विचारधारा की होती है जो स्थिर नहीं होती है, स्थायी नहीं होती है। वो तो नदी के बहाव की तरह केवल भीड़ करने के लिए, शोर मचाने के लिए होती है। उनके अंदर सोचने की ताकत नहीं होती है। जब पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार किया जाता है, तो पूरे शहर में उसे अपराधी मानकर उसके विरुद्ध आवाज़ें उठने लगती हैं। लेकिन जैसे ही अदालत से उनको बरी कर दिया जाता है, तो वे वंशीधर को कोसने लगते हैं, उन पर व्यंग बाण करने लगते हैं, और नगरवासी जो हैं उन पर झूठे आरोप लगाते हैं, उन पर कटु वाक्य बोलते हैं। तो शहर की भीड़ का कोई अपना वजूद नहीं होता है, वो किसी भी तरह समय के अनुसार बदल जाती है। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्न पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए, ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आय ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस गद्यांश से जुड़े हुए 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है यह
किसकी उक्ति है, किसने यह कथन कहा है, ये बात कहने वाला कौन है। तो हमने कहानी पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि ये वंशीधर को उनके बूढ़े पिता ने कहा था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि वृद्ध मुंशी ने ये बात कही थी, ये कथन कहा था। दूसरा यहाँ आता है कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। इसको पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है? पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है कि जब मासिक वेतन मिलता है तो वो पूरा मिलता है, लेकिन उसके बाद वो घर गृहस्थी के कार्यों में खर्च होता जाता है और दिन प्रतिदिन वो कम होता जाता है और महीने के अंत तक समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्णमासी को चांद पूरा दिखाई देता है और वो धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या को लुप्त हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। हमारा अगला प्रश्न है इसी में, क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं? तो हमारा इसमें उत्तर होगा नहीं, हम पिता के इस वक्तव्य, इस कथन से बिल्कुल भी सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये अगर इस तरह की बातें अपनाई जाएंगी तो समाज में रिश्वतखोरी, बेईमानी और निकम्मेपन के भाव को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे जीवन मूल्यों को नष्ट कर देगा। और इसलिए इस तरह का कथन किसी भी तरह से हमारे लिए उचित नहीं है। पांचवा प्रश्न है, नमक का दारोगा कहानी के कोई दो अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। बच्चों, यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि प्रत्येक रचना के एक से अनेक शीर्षक हो सकते हैं। ये शीर्षक उसके मुख्य पात्रों से संबंधित हो सकता है, घटनाक्रम से संबंधित हो सकता है, कथा वस्तु से संबंधित हो सकता है, या उसका जो मुख्य उद्देश्य है उससे भी संबंधित हो सकता है। तो यहाँ हम किसी भी रचना के दो से अधिक या एक से अधिक शीर्षक बना सकते हैं। यदि हम नमक का दारोगा कहानी की बात करें तो यहाँ भी हम अनेक तरह के शीर्षक निकाल सकते हैं, जैसे कर्तव्यपरायणता, धर्मनिष्ठा, या ईमानदारी का फल, या ईमानदारी की जीत, या दूरदृष्टिता। किसी तरह के कोई भी हम इसमें से शीर्षक ले सकते हैं, फिर उसके बारे में बता सकते हैं। मान लीजिए हमारा शीर्षक आया कि धर्मपरायणता, तो इसमें हम बता सकते हैं कि किस प्रकार एक जो सच्चा कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति होता है वो अपने धर्म पर अडिग रहता है और उसको किसी भी तरह की जो परिस्थितियां हैं वो विचलित नहीं कर सकती हैं। दूसरा मान लीजिए हम इसमें लें कि ईमानदारी की जीत, तो यहाँ पर भी हम बता सकते हैं कि किस प्रकार वंशीधर ने अपना जो कर्तव्य है वो पूरी इस सत्य, निष्ठा और ईमानदारी से निभाया, जिस कारण से अंत में उसको विजय प्राप्त हुई। इस तरह से हम किसी भी शीर्षक का आधार उसकी गुणवत्ता के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, कहानी के अंत में आलोपी दिन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? पहला प्रश्न। दूसरा, तर्क से उत्तर दीजिए, आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो सबसे पहले तो हम पहले प्रश्न का उत्तर देंगे कि वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कहानी के अंत में पंडित आलोपी दीन मुंशी वंशीधर के पास आता है और उन्हें अपनी सारी संपत्ति की देखभाल के लिए स्थायी मैनेजर नियुक्त करते हैं। ऐसा करके पंडित आलोपी दीन जो है वो अपनी बुद्धिमता और दूरदृष्टिता का परिचय देते हैं। मुंशी वंशीधर जो इस काम के लिए चुने गए हैं, उनके बारे में उन्हें पता है कि वो न तो किसी भी प्रकार के लालच में आएंगे और न ही किसी से भयभीत होंगे। यहाँ तक कि यदि कोई उनको किसी तरह का कोई लालच देंगे तो वो बिकने के लिए भी तैयार नहीं होगा और उसकी जो संपत्ति है वो उसके देख रेख में सुरक्षित रहेगी। इसी कारण से वो उसे अपनी संपत्ति का मैनेजर नियुक्त करते हैं। दूसरा प्रश्न भी इसमें आता है कि आप इस कहानी का अंत किस प्रकार करते? तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि यदि हम इस कहानी का रचयिता होते, लिखने वाले होते, तो हम इस कहानी को भी इसी तरह से सुखद अंत की ओर ले जाते। वैसे तो बच्चों आजकल फिल्मों और नाटकों का बहुत प्रभाव है, उसी को
ध्यान में रखते हुए आप अपनी विचारधारा के अनुसार जिस तरह का भी आपको अच्छा लगे उस तरह की आप इसमें इसका अंत दिखा सकते हैं। बच्चों, ये थे नमक का दारोगा कहानी के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर, जो आप समझकर अपने बुद्धि और विवेक से इनका उत्तर लिखेंगे। अगली वीडियो में हम कृष्णा सोबती द्वारा रचित शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन का सार समझेंगे। धन्यवाद।